Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 30.7 द मौर्यन ब्यूरोक्रेसी। मौर्यकालीन नौकरशाही के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 प्रोविंसेस विद द रॉयल कैपिटल एट पाटलिपुत्र। यह साम्राज्य 4 प्रांतों में बांटा गया था जिसकी शाही राजधानी पाटलिपुत्र में थी। फ्रॉम अशोकन एडिक्ट्स द नेम्स ऑफ द 4 provincial capitals are Tosali in the east, Ujjain in the west, Suvarnagiri in the south, and Taxila in the north. अशोक के शासनादेशों के अनुसार चारों प्रांतीय राजधानियों के नाम हैं तोसाली पूर्व में, उज्जैन पश्चिम में, सुवर्णगिरी दक्षिण में और तक्षशिला उत्तर में। The head of the provincial administration was the Kumara, royal prince, who governed the province as king's representative. प्रांतीय प्रशासन का प्रधान कुमार शाही राजकुमार होता था जो राजा के प्रतिनिधि के रूप में इन प्रांतों पर शासन करता था। The Kumar was assisted by Mahamatya and Council of Ministers. कुमार को महामात्य और मंत्री परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। The organizational structure was reflected at the imperial level with the emperor and his मंत्री परिषद council of ministers. अब देखिए, इस संगठनात्मक ढांचे में शाही स्तर पर सम्राट और उसकी मंत्री परिषद होती थी। The bureaucracy was not required to restructure conquered areas to conform to a uniform pattern but to ensure the flow of revenue. नौकरशाही की आवश्यकता जीते हुए क्षेत्रों का समान रूप से पुनर्गठन करने के लिए नहीं, बल्कि राजस्व का प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए पड़ती थी। आगे देखिए। At the peak period of the empire, mention is made of a group of officers basically concerned with revenue administration who appear to have been centrally appointed and who were required to tour the areas under their jurisdiction and inquire into the well-being of the subjects. साम्राज्य के उत्कर्ष काल में मुख्यतः राजस्व प्रशासन से संबंधित अधिकारियों के समूह का उल्लेख किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी नियुक्ति केंद्रीयकृत रूप से की जाती थी और उन्हें अपने क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रों का भ्रमण करना पड़ता था तथा प्रजा को की खुशहाली के बारे में पता लगाना पड़ता था। Irrigation was considerably decentralized, frequently in small-scale system, drawing water from rivers, pools, wells, springs and artificial ponds called tanks. सिंचाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड थी और अक्सर लघु स्तरीय प्रणालियों में बटी थी जिसमें नदियों, पोखरों, कुओं, झरनों और कृत्रिम तालाबों से जल लिया जाता था जिन्हें कुंड कहा जाता था। आगे देखिए। More elaborate reservoirs and river tanks were built with local resources, though the empire assisted irrigation works in newly settled lands. Evidence suggests that irrigation works were locally controlled. स्थानीय संसाधनों से अधिक विस्तृत जलाशयों और नदी तटों का निर्माण किया गया, तथापि साम्राज्य नई निर्मित भूमियों के सिंचाई कार्यों में सहायता प्रदान करता था। प्रमाण से पता चलता है कि सिंचाई कार्यों को स्थानीय रूप से नियंत्रित किया जाता था। आगे देखिए। The Mauryan appear to have had interest in gaining revenue from trade.
ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्यों की व्यापार से राजस्व प्राप्त करने में रुचि थी. They did not here either, however, take an active role in the regulation of trade. लेकिन उन्हें व्यापार को विनियमित करने में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई थी. This is indicated by the fact that they appeared not to have issued metallic money of a distinct kind. यह इस तथ्य से पता चलता है कि वे कोई विशेष किस्म की धात्विक मुद्रा जारी करते दिखाई नहीं देते हैं. The modest punched marked coins which have been found may very well have been issued by guilds or other local bodies. अब देखिए, उस दौरान पाए गए साधारण पंचमार्क के सिक्के शिल्पी संघों अथवा अर्थात स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए हो सकते हैं. The state attempted to maintain control over individual traders and guilds, inspecting their identity, their merchandise and their profit. राज्य ने विशिष्ट व्यापारियों और संघों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उनकी पहचान, उनके माल और उनके लाभ की जांच करने का प्रयास किया था. The sale of goods at the place of production was not permitted, presumably because sale in markets was more accessible to revenue collectors. उत्पादन के स्थान पर वस्तुओं को बेचने की अनुमति नहीं थी, संभवतः इसलिए कि राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों की बाजारों में बिक्री तक अधिक पहुंच हो जाती थी. The state collected a series of taxes at various points in the production of goods from raw materials to commodities. राज्य कच्चे माल से उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन में विभिन्न बिंदुओं पर अनेक कर एकत्रित करता था. Special officers were appointed to ensure standards and prevent fraud, as well as to intercept trade in those items which the state had a monopoly, such as weapon, armor, metals and gems. Commodity production was therefore an independent enterprise geared to a market, and trade was a major revenue resource for the state. विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी ताकि मानदंडों को सुनिश्चित किया जा सके और धोखेबाजी रोकी जा सके तथा हथियार, गोला बारूद, धातु एवं हीरो जैसी उन मंदों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जा सके जिन पर राज्य का एकाधिकार होता था. अतः उपयोगी वस्तु का उत्पादन एक स्वतंत्र उपक्रम था जो बाजार के अनुकूल बन गया था तथा व्यापार राज्य के राजस्व का मुख्य साधन था. Historians theorize that the organization of the empire was in line with the extensive bureaucracy described by Kautilya in the Arthashastra. A sophisticated civil service governed everything from municipal hygiene to international trade. इतिहासकारों का अनुमान है कि साम्राज्य का संगठन अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा उल्लिखित विस्तृत नौकरशाही के अनुरूप था. अब देखिए, बोल रहा है आधुनिक नागरिक सेवा नगर की सफाई से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक की प्रत्येक चीजें को संचालित करती थी. The expansion and defense of the empire was made possible by what appears to have been the largest standing army of its time. अपने काल की विशाल स्थायी सेना होने के कारण साम्राज्य का विस्तार एवं सुरक्षा संभव हो पाया. According to Megasthenes, the possessed wielded a military of 6 lakh infantry, 30,000 cavalry and 9,000 war elephants. मेगास्थनीज के अनुसार सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार और 9,000 जंगली हाथी शामिल थे.
A vast espionage system collected intelligence for both internal and external security purposes. विशाल गुप्तचर प्रणाली आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा प्रयोजनों के लिए सूचना एकत्र करती थी. Having renounced offensive warfare and expansionism, Ashoka nevertheless continued to maintain this large army to protect the empire and instill stability and peace across West and South Asia. आक्रामक युद्ध और विस्तारवाद को छोड़ने के बाद भी अशोक ने साम्राज्य की सुरक्षा और संपूर्ण पश्चिम और दक्षिण एशिया में स्थिरता एवं शांति कायम करने के लिए इस विशाल सेना को कायम रखा.